दोस्तों कैसे हो। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं कपिल पुरोहित आपके अपने YouTube चैनल POS पावर ऑफ साइंस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभी तक हमने इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा में 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज अपना जो लेक्चर होगा वो होगा विद्युत धारा का यानी इलेक्ट्रिक करंट का 4 नंबर पार्ट यानी 4 नंबर। अब देखो दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जूल के तापमान के नियम, विद्युत शक्ति, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चलता है विद्युत शक्ति, जो सबसे लास्ट में आता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना अंत तक और प्रत्येक पॉइंट को नोट करते जाना। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इन्हीं 2 लाइनों के साथ कि हिम्मत कभी मत खोना, हिम्मत कभी मत खोना, अभी तो बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, उन्हें ही करके दिखलाना है, उन्हें ही करके दिखलाना है। चलो दोस्तों आज बात करते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन। तो उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है और उनके तुल्य प्रतिरोध भी निकाले थे। आज दोस्तों अब बात करते हैं उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन, और उससे पहले हम बात करते हैं कि अपने घरों के अंदर जितने भी अवयव है, जैसे पंखे हैं, कूलर है, फ्रिज है, बल्ब है, ये सब किस क्रम में संयोजित होते हैं। हम प्रतिरोध को पढ़ते हैं, लेकिन घर के अंदर जितने भी अवयव है वो कैसे संयोजित किए जाते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, घर के अंदर जितने भी अवयव है वो समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। हमारा माइंड कहता है, हम जब लाइट फिटिंग को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये श्रेणी क्रम में है, लेकिन ये श्रेणी क्रम में नहीं होता, समांतर क्रम में होता है। ध्यान से समझना, उसको समांतर क्रम में ही संयोजित क्यों किया जाता है, जो कि बार बार प्रश्न आता है। तो समझना इसको, घरों में अवयवों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इसका पहला कारण आप सबको पता है, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होती है, विद्युत धारा समान। जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझाता हूं, एक होता है कूलर और एक होता है बल्ब। किसको विद्युत ऊर्जा अधिक चाहिए, बल्ब को कम चाहिए, कूलर को ज्यादा। लेकिन अगर हम इन दोनों को श्रेणी क्रम में संयोजित कर देंगे तो दोनों को विद्युत धारा है या विद्युत ऊर्जा को समान मिलेगी। तो क्या बल्ब की जितनी विद्युत धारा है उतनी से कूलर चल पाएगा। इसीलिए ध्यान रखना, हम कभी भी इनको श्रेणी क्रम में संयोजित नहीं करते। तो ध्यान रखना, इनको किस क्रम में संयोजित करते हैं, समांतर क्रम में, न कि श्रेणी क्रम में। क्योंकि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान समान होता है, लेकिन घरों में अलग अलग विद्युत धारा की आवश्यकता वाले, सबकी आवश्यकता अलग अलग होती है, अवयव संयोजित होते हैं। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा कारण यह है कि आप सबको पता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है। जैसे मान लो एक पंखा है, उसके आगे दूसरा पंखा जोड़ दिया और इसके आगे तीसरा पंखा। अब करंट आ रहा है इधर से, अगर मान लो इस तार में कुछ गड़बड़ हुआ, यानी ये पंखा खराब हो गया, तो आगे वाले पंखे चल पाएंगे क्या। तो श्रेणी क्रम संयोजन की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर एक अवयव खराब हो गया तो आगे वाले सभी अवयव है उनका संपर्क टूट जाएगा, वो नहीं चल पाएंगे। तो इसीलिए हम किस क्रम में संयोजित करते हैं, समांतर क्रम में। दूसरा कारण, श्रेणी क्रम में एक युक्ति के खराब होने से आगे का संपर्क टूट जाता है। अब देखो दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हारा एग्जाम्पल उदाहरण 11.7 पुराने वाले जिसके पास बुक है 10th क्लास की उनमें है 12.7 और जो न्यू बुक है उनमें है 11.7। देखो प्रश्न को आराम से समझना है, हमें क्या क्या चीज दी है उसको नोट करना है और उसके बाद में आसानी से निकाल पाएंगे। हमें समझना है क्या क्या चीज हमें दी है और क्या चीज हमें पूछी है, और उसके बाद में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो दोस्तों मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझाता हूँ। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध है, हमें सबसे फॉर्मूला है लैंप है, और लैंप का प्रतिरोध है जिसको मैंने मान लिया R1 है, उसका मान है 20 ओम। डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये R1 है,
तथा एक 4 ओम का चालक है। दूसरा बोला आपको चालक है, और चालक का प्रतिरोध है जिसको मैंने मान लिया R2, उसका मान कितना है 4 ओम, ये R2। 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है, और किस क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में। तो वो जो वोल्टेज है बैटरी का वो कितना है 6 वोल्ट। जो चीज हमें दी है प्रश्न में छापते रहो। अब पूछा क्या देखो, परिपथ का कुल प्रतिरोध, टोटल एक के अंदर आपसे पूछा है टोटल प्रतिरोध निकालो। दूसरा, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, बी नंबर आपसे पूछा है कि परिपथ से प्रवाहित जो विद्युत धारा है आई है, जो परिपथ से प्रवाहित हो रही है, इसका मान निकालो। और सी में आपसे क्या पूछा है दोस्तों, विद्युत लैंप व चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। देखो दोस्तों ध्यान से समझना, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होती है, धारा समान होती है, तो यहाँ पर भी आई है, इससे भी आई जाएगी, इससे भी आई जाएगी, लेकिन विभवांतर का मान क्या होता है अलग अलग। तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर V1, ये R2 का V2 कर दो, और इसके सिरों के मध्य विभवांतर V1, और आपसे यही पूछा है V2 का मान और V1 का मान। अब हमारे दिमाग में ये बातें आ गई कि हमें क्या चीज दी है और क्या चीज पूछी है। अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये सोचना है। अब देखो कैसे, अगर आपके फॉर्मूले याद है, हमारे पास R1 है, हमारे पास R2 है, दोनों किस क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में। हमें पूछा क्या है, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है RS बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ से R बराबर RS को हमने R मान लिया, R बराबर R1 का मान कितना है 20 ओम प्लस R2 का मान कितना है 4 ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा 24 ओम। तो कुल प्रतिरोध कितना आ गया 24 ओम, एकदम आसान है। दूसरा देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा पूछ रहा है, तो धारा तो हमेशा समान रहेगी। टोटल प्रतिरोध आपके पास है, विभवांतर आपके पास है, आई आपसे पूछा है, तो V, I और R तीनों में रिलेशन दर्शाने वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, ओम का नियम। तो यहाँ पर लगा देना ओम के नियम से, ओम के नियम से। और ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। आपसे पूछा I बराबर क्या होगा V बट्टा R। V का मान आपके पास 6, R का मान है 24, कितना जाएगा 1/4, यानी I का मान आ जाएगा 0.25 एम्पियर। आपने दो क्वेश्चन आसानी से निकाल लिए, एक तो कुल प्रतिरोध, दूसरा विद्युत धारा, तीसरा देखो विद्युत लैंप व चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, जो हमने माने थे V1 और V2। आपसे V2 पूछ रहा है, V1 पूछ रहा है। आपके पास I1, R1 और R2 का मान है, और साथ में I का मान भी है, क्योंकि इससे भी धारा आई जाएगी, इससे भी धारा आई जाएगी, और ये तीनों के बीच में रिलेशन अपना ओम का नियम ये तो बताता है। तो लगा दो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V2 बराबर, धारा तो आई है चेंज नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा R2, और यहाँ पर V1 बराबर है I R1। तो आपसे V2 पूछा है, I का मान 0.25, R2 का मान कितना है यहाँ पर 4। तो V2 बराबर देख लो, यहाँ पर पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आएगा 100, 25 के पार्ट से कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। तो V2 का मान कितना गया 1 वोल्ट। V1 का मान भी निकाल लो, 0.25 इंटू R2 का मान कितना था 20, पॉइंट हटा नीचे कितना आएगा 100, 25 के पार्ट से कैंसिल, ये 4 बार, और ये 4, ये 20 कैंसिल 5 बार, तो V1 का मान कितना गया 5 वोल्ट। तो इस प्रकार से हम आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं एक और नए प्रश्न के साथ, एक और मजेदार प्रश्न। इसको आराम से बस ध्यान से समझते रहो, बहुत इजी है, केवल देखने में बड़ा होता है लेकिन आंसर बहुत इजी होता है। आपको बोला है कि चित्र 11.10, अभी बोल देता हूँ, जिनके पास पुरानी वाली किताब है उसमें ये होगा 12.10।
के परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोध को, मैंने आपको डायग्राम बना दिया चित्र, ये चित्र है 11.10 है ना, 10 11.10। अब देखो दोस्तों, ये बोल रहा है R1 R2 और R3 के मान क्रमशः 5 ओम 10 ओम 30 ओम है। कहने का मतलब इसका मान है 5 ओम, इसका मान है 10 ओम, इसका मान है 30 ओम। पहले हमें इतना बोला है तो नोट करते हैं कि R1 का मान 5 ओम, R2 का मान 10 ओम और R3 का मान 30 ओम है तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया जाता है। इसका वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट और V का मान आपको बोला है 12 वोल्ट। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, ए नंबर पूछा प्रत्येक परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। प्रत्येक परिपथ की जगह यहाँ पर प्रतिरोध है दोस्तों, ध्यान रखना, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा, यानी इसमें विद्युत धारा कितनी जाएगी, इसमें विद्युत धारा कितनी जाएगी और इससे विद्युत धारा कितनी जाएगी, आपसे प्रत्येक से पूछा है। अब देखो दोस्तों, ये तीनों किस क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में, और समांतर क्रम संयोजन में क्या समान होता है, विभवांतर का मान समान होता है, विद्युत धारा समान कभी नहीं होती। तो कहने का मतलब इससे विद्युत धारा जाएगी I1, इससे जाएगी I2 और इससे जाएगी I3, लेकिन सबका वोल्टेज कितना होगा 12 वोल्ट। वोल्टेज समान है, V का मान आपके पास है, R का मान आपके पास है, चाहिए क्या आपको I, तो प्रत्येक में ओम का नियम लगा दो, क्योंकि V I R इन तीनों में रिलेशन कौन दर्शाता है, ओम का नियम। तो लिख देना ओम के नियम से, ओम के नियम से। अब देखो दोस्तों, ध्यान से समझना प्रत्येक पॉइंट को। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। तो क्या मैं लिख सकता हूं, विभवांतर का मान सब में समान है, तो V I1 R1, ऐसे V बराबर I2 R2, V बराबर I3 R3। ध्यान से समझना दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है क्योंकि वोल्टेज सब में समान है। पहले बात की मैंने इसकी, ऊपर वाले प्रतिरोध में वोल्टेज तो V होगा, लेकिन प्रतिरोध R1 है, धारा कितनी जा रही है I1। उसके बाद मैंने बात की R2 की, प्रतिरोध का मान R2 है, धारा का मान I2 है, लेकिन विभवांतर कितना है, वोल्टेज V है। ऐसे इसमें देखो, रेजिस्टर यानी जो प्रतिरोध है वो R3 है, करंट कितना है I3, लेकिन वोल्टेज कितना है V। यहाँ पर मैंने ओम का नियम लगा दिया। हमें निकालना क्या है, प्रत्येक से प्रवाहित धारा। तो बताओ यहाँ से I1 बराबर क्या होगा V बट्टा R1, यहाँ पर देखो I2 बराबर क्या होगा V बट्टा R2, यहाँ पर देखो I3 बराबर क्या होगा V बट्टा R3। सब में मान पुट कर दो। I1 बराबर V का मान कितना 12, R का मान कितना 5, R1 का मान 5 है ना, तो I1 बराबर भाग लगाओ कितना आएगा 2.4 एम्पियर। तो ये आ गया इससे प्रवाहित विद्युत धारा का मान। प्रतिरोध R1 से प्रवाहित विद्युत धारा कितनी 2.4 एम्पियर। ऐसे निकालो I2 का मान, वही है V का मान 12, R2 का मान कितना है 10, तो I2 बराबर कितना आ जाएगा 1.2 एम्पियर। जो प्रतिरोध 10 ओम है यानी R2 से धारा कितनी जा रही है I2, तो I2 का मान कितना 1.2 एम्पियर। ऐसे देखो I3 का मान, I3 बराबर 12 बट्टा 30, भाग लगाओगे, इसको काटो, 3 के पार्ट से काट लो, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 10, तो आ जाएगा 0.4 एम्पियर। तो हमने प्रत्येक से प्रवाहित विद्युत धारा का मान निकाल लिया। तो ए नंबर का आंसर हो गया। अब देखो बी वाला, बी में हमसे क्या पूछा है, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, टोटल धारा कितनी जा रही है। तो टोटल धारा कितनी थी I थी। देखो ध्यान से, ये I धारा आ रही थी ऐसे, और I धारा कितने भागों में टूट गई, 3 भागों में, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई और एक सीधी सामने चली गई। तो धारा I आ रही थी और वो कितने बट गई I1 I2 और I3। तो
तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। हमें I का मान निकालना है, टोटल धारा ये जो I जा रही है इस धारा का मान कितना होगा, I1 का मान 2 पॉइंट देख लो कितना है 4 एम्पियर, प्लस I2 का मान 1.2 प्लस I3 का मान 0.4। मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ से जो अपने मान निकाले थे वही लिखे यहाँ पर पुट किया है। I बराबर इन सबको जोड़ दो 0.428 8 4 10 0 हाथ पाई 1 3 1 4, ये कितना जाएगा 4 एम्पियर। तो टोटल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है 4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखो अगला सी में क्या पूछा है, परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। परिपथ का आपको टोटल प्रतिरोध निकालना है, तो तीनों किस क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R बराबर देखो 1/R का मान R1 का मान 5 प्लस R2 का मान 10 प्लस R3 का मान 30। 1/R बराबर लघुत्तम ले लो कितना आएगा 30। 5 के बारे में 30 कितनी बार 6 बार, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, 10 के बारे में 30 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 30 के बारे में 30 एक बार और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। तो कितना जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 1 10/13। बात समझ में 10/30। तो 1/R बराबर आपके पास है 10/30, यानी कट जाएगा ये 0 से 0 1/3। तो R बराबर कितना हो जाएगा 3 ओम। हमने इसको उल्टा कर दिया तो R बराबर कितना आ गया 3 ओम। तो हमने अभी तक 2 क्वेश्चन निकाल लिए हैं, एक तो था श्रेणीक्रम संयोजन से, एक था समांतर क्रम संयोजन से। तो इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चनों को दोस्तों निकालते रहना। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन से कोई डाउट हो तो कमेंट करना जरूर। तो अब पढ़ते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव। पहले समझते हैं ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव है क्या। तो जितने भी युक्तियां हैं, जैसे पंखे हो चाहे बल्ब हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए पंखे की बात कर लेते हैं। तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव का मतलब क्या है, जब हम किसी भी बैटरी से या सेल से, आप सबको पता है बैटरी या सेल में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अब जो रासायनिक ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, जो विद्युत धारा के रूप में विद्युत ऊर्जा जाती है, वो 2 कार्यों को संपन्न करती है। पहला काम, जैसे मान लो कोई पंखा है तो पंखे को घुमाने में, यानी उस युक्ति को कार्य कराने में। दूसरा, उसके साथ साथ ताप के रूप में, जो ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा है वो नष्ट होती जाती है। जैसे आप किसी पंखे को चलाते हो तो अधिक समय तक जब पंखे को चलाते हो तो पंखा घूमता है, साथ साथ में वो गर्म भी होता है। तो जो विद्युत ऊर्जा है वो 2 कार्यों में काम में आ रही है, एक तो उस पंखे को घुमाने में और साथ साथ में उसके ताप को बढ़ाने में। तो इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव। ध्यान रखना दोस्तों, ताप किसके कारण बढ़ता है, प्रतिरोध के कारण। अगर मान लो हम पंखे की जगह केवल प्रतिरोध जोड़ दें तो जितनी जो विद्युत ऊर्जा है वो पूरी की पूरी किस में रूपांतरित हो जाएगी, ऊष्मा के रूप में, यानी ताप के रूप में। और इस पर आधारित बहुत सारी ऐसी युक्तियां हैं, वैज्ञानिकों ने ऐसे बहुत सारी युक्तियां बनाई हैं जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में ये देखते भी हैं। देखो है क्या विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या इसको बोलते हैं ऊष्मीय प्रभाव। देखो ध्यान से सुनना, सेलों से रासायनिक ऊर्जा, आप सबको पता है सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा किस में चेंज होती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नॉर्मल सी बात है, सेल के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है, तथा ये विद्युत ऊर्जा 2 कार्यों में व्यय होती है। यानी जो विद्युत ऊर्जा है वो 2 कार्य करती है। पहला कार्य उपकरण को कार्य कराने में, जैसे पंखा है तो पंखे को घुमाने में, पंखे को चलाने में। दूसरा है कुछ भाग ऊष्मा के रूप में, ताप के रूप में भी व्यय होता है। जैसे जैसे आप पंखे को चलाते हो तो पंखा घूमता है लेकिन साथ साथ में वो गर्म भी होता है।
तो ध्यान रखना, जो हम विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं वो विद्युत ऊर्जा दो कार्य संपन्न कर रही है। पहला, उस पंखे को घुमाने में, उस अवयव को कार्य कराने में, और दूसरा, ताप के रूप में भी कुछ ऊर्जा क्या होती है, नष्ट होती है। जैसे पंखे को लंबे समय तक चलाने पर वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और यदि बैटरी से केवल प्रतिरोधों का, ध्यान रखना, पंखा हो चाहे कोई भी उपकरण हो, कोई मशीन हो, आप मशीन को चलाते हो, आप देखते हो मशीन साथ साथ में गर्म भी होती है। इसका मतलब जो ऊर्जा दे रहे हैं वो ताप के रूप में नष्ट हो रही है। तो हम क्या करते हैं, वैज्ञानिकों ने ऐसे बहुत सारे उपकरण बनाए हैं कि क्या हम केवल ताप को बढ़ा सकते हैं, तो हम केवल प्रतिरोधों को जोड़ दें, पंखे की जगह हम केवल प्रतिरोध जोड़ दें, तो जितनी ऊर्जा देंगे तो प्रतिरोध की ताप के रूप में काम में आएगी। तो ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं, जैसे विद्युत इस्त्री हो गई। अब इस्त्री में क्या करना है, उसमें प्रतिरोध जुड़े होते हैं, तो प्रतिरोध जुड़े से जितनी ऊर्जा देंगे वो उसको क्या करेगी, गर्म करेगी, ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होगी। तो आप सब देखते हो विद्युत इस्त्री क्या काम लेती है, उसको गर्म करने का तो काम होता है। हीटर हो गया, आजकल वो फूड मेकिंग वाले उपकरण भी बनाए जा रहे हैं जिसमें केवल करंट दे रहे हैं और वो क्या होते रहते हैं, गर्म होते रहते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, यदि बैटरी से केवल प्रतिरोधों का संयोजन हो, बैटरी से केवल प्रतिरोध जोड़ दिए, तो विद्युत ऊर्जा का संपूर्ण भाग उष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यय होता है। इसे बोलते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव। तो देखो दोस्तों, इस प्रभाव पर या इस प्रभाव को उपयोग विद्युत हीटर, टोस्टर, जो राड नहीं होती है पानी को गर्म करने वाली, उसमें क्या करते हैं, केवल प्रतिरोध जुड़े होते हैं। जैसे धारा प्रवाहित करेंगे वो इसको क्या करेगी, गर्म करेगी, जिससे पानी भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। विद्युत इस्त्री हो गई, विद्युत हीटर हो गए में किया जाता है। ध्यान रखना, विद्युत हीटर हो गया, विद्युत इस्त्री हो गई, टोस्टर हो गया, ये सब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। तो अतः सेल द्वारा किया गया कुल कार्य किसके रूप में होगा, उष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यय होगा। तो मैंने बोल दिया हीट H बराबर W, इन जितना भी कार्य होगा, जितनी वो कार्य करेगा वो किसके रूप में, हीट के रूप में। अब देखो हमने यहाँ से फॉर्मूला बनाएंगे। हमने पहले W पढ़ा था कि V बराबर होता है W अपॉन Q, और W बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, VQ। तो क्या मैं लिख सकता हूँ H बराबर VQ, मैंने कुछ नहीं किया है, केवल फॉर्मूला लगाया है। अब ओम का नियम हमने पढ़ा था कि V बराबर होता है IR, V बराबर क्या होता है IR, तथा हमने Q एक जगह और पढ़ा था कि I बराबर होता है Q अपॉन T, और यहाँ से आएगा Q बराबर है IT। तो ये दोनों फॉर्मूले इसके अंदर अप्लाई करते हैं, तो H बराबर क्या हो जाता है, V की जगह लिख दी IR, और Q की जगह क्या लिखते हैं, इनटू IT। तो यहाँ से अपने पास एक फॉर्मूला आता है, I से I गुना होगा तो I स्क्वायर RT। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, H बराबर I स्क्वायर RT। यहीं से जूल नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने तापन के नियम दिए थे। तो वो हम पढ़ते हैं कि जूल के तापन के नियम, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए थे, कुछ कथन दिए थे, अब उन्हीं की चर्चा करते हैं। जूल के तापन के नियम, जूल ने कुछ नहीं किया था, नॉर्मल सा काम किया था। देखो दोस्तों, हमने अभी पढ़ा था कि H बराबर I स्क्वायर RT। जूल ने यहाँ से तीन कथन दिए थे और उन्हीं को कहा जाता है जूल के तापन के नियम। तीनों कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। नॉर्मली हम इन चीजों को दैनिक जीवन में देखते हैं और उन्हीं को जूल ने समझाया था। मैं आपको प्रत्येक को एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। H बराबर क्या होता है I स्क्वायर RT। जूल के अनुसार उष्मीय ऊर्जा का मान, जो हीट है, जो हीट बनती है, जो ताप बनता है, उसका मान, पहला कथन क्या था, प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा की वर्ग के समानुपाती होता है। यानी जो धारा है इसके स्क्वायर के क्या होता है, समानुपाती, यानी S समानुपाती I स्क्वायर। इसको मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 1, ध्यान से समझो इसको। यानी कोई पंखा है, ये कोई भी युक्ति है, चाहे स्त्री हो या कुछ भी हो, आप उससे जितनी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करोगे वो उतना अधिक गर्म होगा। आप देखते हो घरों में जो स्त्री होती है उससे आप जितनी अधिक धारा प्रवाहित करोगे वो उतनी क्या होगी, गर्म होगी। तो यही पहला कथन था जूल का कि प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। कौन, उष्मीय ऊर्जा, जो ताप है वो उतना अधिक होगा जितना आप उसमें धारा प्रवाहित करोगे।
दूसरा कथन है कि ऊष्मीय ऊर्जा का मान प्रतिरोध के समानुपाती होता है। अब स्त्री के अंदर आप जितने अधिक प्रतिरोध जोड़ोगे, जितनी अधिक रुकावट आएगी, उतनी अधिक ऊष्मीय ऊर्जा बनेगी। यानी जितना अधिक प्रतिरोध होगा उतना अधिक क्या होगा, ताप बढ़ेगा उसका, ध्यान रखना। इसीलिए ये हो गया L समानुपाती R। समीकरण नंबर 2 कुछ नहीं यहाँ से बन रहा है, पहले H समानुपाती I स्क्वायर, फिर H समानुपाती R। तीसरा कौन सा बच गया, T, तो ये भी जूल ने साथ में लपेट लिया। तीसरा क्या था, ऊष्मीय ऊर्जा का मान प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा के समय के समानुपाती होता है। ये एग्जांपल आप देखते हो, जैसे मान लो एक पंखे को आप 1 घंटे चलाते हो, वो कम गर्म होता है, लेकिन आप उसको 5 घंटे चलाओ वो और अधिक गर्म हो जाएगा। या स्त्री है, उसको आप 2 मिनट चलाते हो, उतनी अधिक गर्म नहीं होती, लेकिन आप उसको 10 मिनट चलाओ, 15 मिनट चलाओ, वो और अधिक गर्म होगा। यानी जैसे जैसे समय बढ़ेगा जो युक्तियां हैं वो और अधिक गर्म होगी। बल्ब को देखते हो, बल्ब अगर 5 मिनट जलाया है तो वो कम गर्म होगा, लेकिन आप उसको आधे घंटे चला दो वो और अधिक गर्म होगा। तो यही जूल के तापन नियम है। और ध्यान रखना, जूल के तापन नियम पर आधारित युक्तियां कौन कौन सी हैं। विद्युत फ्यूज, अपने घरों में जो फ्यूज लगी होती हैं, जो एक प्रकार से बचाव का काम करते हैं लघु पतंग से। देखो दोस्तों, बचाव कैसे काम करते हैं। फ्यूज होता है, मैंने पहले समझाया था, सोल्डर नामक मिश्र धातु से बना होता है, और उसका गलनांक क्या होता है, कम। गलनांक मतलब बहुत जल्दी से गल जाती है वो। जैसे आप विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होगी परिपथ से, करंट बहुत अधिक आएगा तो वो पिघल जाएगा, और जैसे वो पिघल जाएगा तो वहां से आगे जो तार से जुड़ा होता है फ्यूज, वो पिघल कर टूट जाएगा, तो परिपथ पूरा नहीं बनेगा, और परिपथ पूरा नहीं बनेगा, धारा आगे नहीं जाएगी। तो घर में इसके सुरक्षा युक्ति के रूप में फ्यूज को काम में लिया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये परिपथ था, इस प्रकार से समझना ध्यान से, ऐसे तार जा रहे हैं, बीच में हमने क्या कर दिया, सोल्डर धातु से, इसको समझना कि विद्युत फ्यूज है, फ्यूज का तार है, सोल्डर धातु, मिश्र धातु, इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। अब इसका गलनांक क्या है, कम। जैसे पीछे से अधिक धारा आएगी तो ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा, यहाँ से समझ टूट जाएगा, अब आगे धारा नहीं जा पाएगी। इससे क्या होता है, घरों में जितने भी उपकरण है जैसे पंखे वगैरह है, इनको धारा कम चाहिए तो इनका हम बचाव कर सकते हैं। अगर इनमें अधिक धारा आएगी तो ये खराब हो जाएंगे। इसीलिए जो विद्युत फ्यूज है वो एक सुरक्षा युक्ति के रूप में घरों के अंदर काम में ली जाती है। विद्युत हीटर, जितनी अधिक धारा प्रवाहित करोगे उतना अधिक गर्म होगा, जितने समय तक प्रवाहित करोगे उतना अधिक गर्म होगा। विद्युत इस्त्री, ये सभी किसके पर आधारित है, जूल के तापन नियम पर आधारित है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको सबको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं विद्युत फ्यूज के बारे में, कि विद्युत फ्यूज क्या है। मैंने अभी आपको समझाया था, अब साथ नोट भी कर लेना, नोट्स के अंदर नोट हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है बार बार। ये 3 नंबर चैप्टर है धातु और अधातु के अंदर, वहां से भी प्रश्न आता है। देखो दोस्तों, विद्युत फ्यूज सोल्डर मिश्र धातु, अभी मैंने समझा विद्युत जो फ्यूज होता है वो किस मिश्र धातु से बना होता है, सोल्डर। ये नाम बहुत ही बार कंपटीशन एग्जाम में आता है, हमारे दिमाग में नहीं रहता कि विद्युत फ्यूज किससे बना होता है। नॉर्मली हम बोलते तांबे के तार से, लेकिन तांबे के तार से नहीं बनता, सोल्डर मिश्र धातु से बना होता है, जिसका गलनांक कम होता है। जिसका गलनांक क्या होता है, कम, यानी वो बहुत ही कम ताप पर पिघल जाता है, परिपथ से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित है। अब जैसे मैंने अभी जूल के तापमान से बताया था, जैसे धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा का मान भी क्या होता है, ताप का मान भी बढ़ता है। तो अधिक धारा प्रवाहित होने पर ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है, जिससे संपर्क टूट जाता है, आगे धारा प्रवाहित नहीं होती। तो घर के जितने भी उपकरण है वो सुरक्षित बच जाते हैं। अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल आपको समझना, जो चीज दी है वो नोट करनी है और फॉर्मूला लगाना है और निकालना है। देखो, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से सबसे पहले R का मान दिया है, कितना, 4 ओम प्रति सेकंड। प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, तो T का मान है 1 सेकंड। 100 जूल ऊष्मा, हीट का मान दिया आपको 100 जूल। एक बात और ध्यान रखना, ऊष्मा का मान, ऊर्जा का मान, कार्य, इन सब के ऐसा ही मात्रक होते हैं, वो जूल होते हैं। चाहे ऊर्जा हो, चाहे ऊष्मा ऊर्जा किसी प्रकार की, चाहे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा,
इन सब के SI मात्रक क्या होते हैं, जूल होते हैं। कार्य का SI मात्रक भी जूल होता है। उत्पन्न हो रही है प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, आपसे V का मान पूछा है। अब दोस्तों हमने इनसे संबंधित अभी फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन उसमें V नहीं पढ़ा था। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, H बराबर I² RT। जब हम सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, I का मान। जब हम I का मान निकालेंगे तो अपने पास R है, V निकालना है और I हम निकाल लेंगे तो क्या लगाएंगे, ओम का नियम, V बराबर IR। आपके पास I होगी और R होगा तो V का मान आसानी से निकाल पाओगे। सबसे पहले बताओ I² बराबर क्या होगा, H, ये 2 गुना में इधर आएंगे तो भाग में। अब देखो I² का मान निकालते हैं। H का मान कितना, 100 जूल। R का मान कितना, 4। T का मान 1, भाग लगाओ कितना आएगा, 25। इसका मतलब I² बराबर आ रहा है 25 और दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे, जिससे क्या होगा, ये स्क्वायर वर्गमूल से कैंसिल, तो I बराबर कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। अब कुछ बोलते हैं सर यहाँ पर प्लस माइनस 5 आता है, लेकिन विद्युत धारा माइनस में नहीं होती, इसीलिए विद्युत धारा का मान प्लस में आएगा। I बराबर 5 एम्पियर। अब अपने पास I भी है, अपने पास R भी है और V निकालना है, तो लिख देना ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या बोलता है, V बराबर IR। V का मान निकालना, I का मान अपने पास 5, R का मान भी 5, तो V बराबर कितना आ जाएगा, 25 वोल्ट। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इजी है, बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ध्यान रखना, हमें V पूछा है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए पहले हमें I निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में I होता है, नहीं कि V। H बराबर I² RT अभी फॉर्मूला पढ़ा था, और उसके बाद में ओम के नियम से क्या निकालेंगे, V बराबर IR। तो अपना ये हो गया विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या उसमें प्रभाव। इसमें हमने पढ़ लिए जूल के तापन के नियम। अब चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, विद्युत शक्ति यानी पावर क्या होती है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं बोलता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत शक्ति यानी पावर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, विद्युत शक्ति क्या होती है। पावर हमने पहले पढ़ा होगा, आपने नहीं पढ़ा तो ध्यान सुन लेना। कार्य करने की दर, कोई व्यक्ति है, कोई घोड़ा है, वो कितना कार्य कर रहा है। जैसे मैं आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ। मान लो 2 घोड़े हैं, एक का नाम है पवन, एक का नाम है तूफान। दोनों रेस में दौड़ रहे हैं और रेस है 5 किलोमीटर की। अब मान लो पवन विजेता हुआ, तूफान हार गया। लेकिन एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं, क्या दोनों ने समान कार्य किया? क्योंकि आप सबको पता है जब रेस होती है तो दोनों ही 5 किलोमीटर दौड़ते हैं, लेकिन एक पहले पहुंचता है वो जीतता है और बाद में पहुंचता वो हारता है, लेकिन कार्य तो दोनों समान करते हैं। दौड़ तो दोनों ने 5 किलोमीटर की है, तो कार्य तो समान है, लेकिन एक ने कम समय में कार्य किया है और एक ने अधिक समय लिया उसी कार्य को करने के लिए। तो जो समय पर डिपेंड होती है वो उसकी पावर होती है, शक्ति होती है। जिसकी पावर अधिक होती है वो जीतता है और जिसकी पावर कम होती है वो हार जाता है। ऐसा नहीं कि दोनों ने कार्य समान नहीं किया, कार्य दोनों ने समान किया। तो ध्यान रखना, कार्य करने की दर यानी दर का मतलब बट्टे में टी, ये मैंने पहले भी समझाया था जब चैप्टर को स्टार्ट किया था। विद्युत धारा की परिभाषा यही थी कि आवेश के प्रवाह की दर। तो यहाँ पर हुई है ऊर्जा के उपभुक्त यानी ऊर्जा को काम में लेने उपभुक्त होने की दर अथवा कार्य करने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। P बराबर इसका फॉर्मूला। अब देखो दर का मतलब बट्टे में T, फॉर्मूला रटना है नहीं, परिभाषा याद है तो फॉर्मूला बना सकते हो, फॉर्मूला याद है तो परिभाषा बना सकते हो। मैंने आपको समझाया था दर का मतलब बट्टे में T, किसके दर, कार्य यदि W, तो P बराबर क्या होता है W बट्टा T। अब बात आती है कि इसका SI मात्रक क्या होता है, ध्यान सुनना। इसका SI मात्रक होता है वाट, जिसको रिप्रेजेंट करते जाता है W से, और इसका बड़ा मात्रक होता है, बड़ा मात्रक किलोवाट होता है। क्या होता है, किलोवाट।
और 1 किलोवाट बराबर होता है दोस्तों, किलो का मतलब मैंने आपको समझाया था, किलो का मतलब होता है 1000। जैसे 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर, किलो का मतलब 1000, मीटर की जगह मीटर, तो यहाँ पर भी किलो की जगह 1000, वाट की जगह वाट। रटना नहीं है, बस समझना है, साइंस समझने की होती है पूरी। तो 1 किलो वाट बराबर कितने वाट हो गए? 1000 वाट। अब बात आती कि 1 वाट की परिभाषा बताओ। 1 वाट विद्युत शक्ति क्या है? तो 1 वाट कब हो सकती है? जब T का मान 1 हो और कार्य का मान भी 1 हो। दोनों एक होंगे तो 1/1 कितना होगा? 1, यानी एकांक समय में उपभुक्त ऊर्जा 1 जूल हो। समय भी 1 है, एकांक समय ना, तो एकांक समय में उपभुक्त ऊर्जा कितनी है? 1 जूल है। तो विद्युत शक्ति 1 वाट कहलाती है। ध्यान से देख लेना, ये भी नोट कर लेना, 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकेंड। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 सेकेंड, यानी कार्य भी 1 सेकंड में 1 जूल हो तो शक्ति कितनी होती है? 1 वाट होती है। शक्ति का एक अन्य मात्रक भी होता है, हम बोलते रहते हैं कि वो मोटर 1 HP की है, 2 HP की है। ये HP है क्या? ध्यान रखना, ये HP है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। ये भी शक्ति का ही मात्रक होता है और 1 HP का मान होता है 746 वाट। ध्यान रखना दोस्तों, 1 HP का मान कितना होता है? 746 वाट। और विद्युत शक्ति के अन्य फॉर्मूले भी होते हैं। देखो कैसे फॉर्मूले बनाते हैं। हमने पढ़ा P बराबर क्या होता है? W बट्टा T, और W हमने पहले पढ़ा था, याद करो कि V बराबर W अपॉन Q। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा? VQ। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाओ, P बराबर W की जगह मैंने लिख दिया VQ बट्टा T। ये फॉर्मूला याद करो, Q बट्टा T क्या होता है? I, तो ये क्या गया? VI, चूंकि I बराबर Q अपॉन T। अब इसके प्रवाह की दर, तो P का फॉर्मूला क्या हो गया? VI। बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में आ जाता है। P बराबर VI, P बराबर VI, P बराबर W बट्टा T। हम दो फॉर्मूले पढ़ लिए। अब देखो P बराबर हमने पढ़ा है VI। अब ओम का नियम लगाओ। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम बोलता है V बराबर IR। तो ये इसके अंदर पुट कर दो, तो P बराबर क्या हो जाएगा? IR इंटू I। तो P बराबर I स्क्वायर R। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? तो मैं आपको सब बताता हूँ। हमने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए। पहला, जब आपको कार्य देगा और समय देगा तब तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। जब आपको विभवांतर देगा और धारा देगा तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। जब आपको धारा और प्रतिरोध देगा तब आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अब एक तीसरा फॉर्मूला और देखो ध्यान से, I स्क्वायर R है ना, तो ओम का नियम बोलता है V बराबर IR, और यहाँ से I बराबर V बटा, और I स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। कुछ नहीं किया मैंने, देखो ओम का नियम लगाया, I बराबर V अपॉन R, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो I स्क्वायर बराबर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो इसके अंदर रखो P बराबर I स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा? V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R, एक R से एक R कैंसिल, P बराबर क्या गया? V स्क्वायर अपॉन R। तो ये तीनों चारों फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 4। ये चारों फॉर्मूले हैं वो विद्युत शक्ति के ही फॉर्मूले हैं, विद्युत शक्ति के ही सूत्र हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे 12th क्लास हो, चाहे 10th क्लास हो, या चाहे कंपटीशन एग्जाम हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है विद्युत धारा का, यहाँ से बहुत क्वेश्चन उठते हैं। तो चारों को ध्यान में रखना। पहला है P बराबर W बट्टा T, अंगुलियों पर याद होनी चाहिए, P बराबर W बट्टा T, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जब V और R दिया हो तो ये 4 नंबर, जब I और R दिया हो तो 3 नंबर, और B और I दिया हो तो 2 नंबर, और W और T दिया हो तो 1 नंबर। चलो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बोलते रहते हैं कि 1 यूनिट विद्युत धारा कर चुकी है, 2 यूनिट, 4 यूनिट। ये यूनिट क्या है?
और यूनिट किसका मात्रक होता है और यूनिट का मान कितना होता है, इसी की बात करते हैं। देखो दोस्तों, विद्युत ऊर्जा के मात्रक अभी हमने पढ़ा था P बराबर W/T। जो W है वो कार्य है और कार्य ही हमने पढ़ा था विद्युत ऊर्जा होती है, क्योंकि जितनी ऊर्जा है वो कार्य में परिवर्तित होती है। पंखे को आप ऊर्जा दे रहे हो, कार्य में परिवर्तित होती। तो यहाँ से W का मान होता है P × T और इसी को बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा का एक मात्रक मैंने बता दिया जूल होता है। लेकिन यहाँ से मात्रक क्या निकलता है, शक्ति का मात्रक होता है वाट इंटू समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका मात्रक क्या होता है वाट इंटू सेकंड, वाट इंटू सेकंड। लेकिन बात करते हैं दोस्तों कि अगर वाट की जगह किलोवाट हो, ये तो ऐसा ही मात्रक हो गया, छोटा मात्रक हो गया। बड़े मात्रक की बात करते हैं जो व्यापार के अंदर काम में लिया जाता है, तो यहाँ पर वाट की जगह किलोवाट और सेकंड की जगह घंटे। तो व्यापार के अंदर जो मात्रक काम में लिया जाता है, यानी विद्युत धारा का जो व्यापारिक मात्रक होता है उसे बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। और यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा। अब ध्यान रखना दोस्तों, यूनिट होता है वो विद्युत ऊर्जा का, ऐसा विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, न कि विद्युत शक्ति का। तो अब बात करते हैं 1 किलोवाट घंटे की, यानी 1 किलोवाट घंटा यानी एक यूनिट का मान कितना होता है। आपसे कोई पूछ ले 1 यूनिट का मान कितना है, तो हम यहाँ से निकालेंगे। देखो किलोवाट, किलो का मतलब 1000 वाट, क्या होता है 1000 वाट। ध्यान रखना दोस्तों, इस वाट सेकंड को बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं, जूल, क्योंकि ये इसका ऐसा ही मात्रक है और ये इसका बड़ा मात्रक है। घंटे को पहले मिनट में चेंज करते हो तो आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो यहाँ पर इसको मैं सेकंड में चेंज करूंगा तो 60 से और गुणा कर दूंगा। देखो 2 बार 60 से क्यों गुणा किया है, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं 60 और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60। तो यहाँ पर 1 घंटे में सेकंड कितने हो जाएंगे 60 गुना 60, ये क्या है सेकंड। देखो दोस्तों 1000 गुना, इनको गुना करो कितना आएगा 3600 वाट इंटू सेकंड, इनको गुना करो 3600, 3 जीरो यहाँ से लग जाएंगे 1 2 3, वाट इंटू सेकंड को क्या बोलते हैं जूल। अब मैं यहाँ पर पॉइंट लगाऊं तो बताओ कितना आएगा 3.6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो कितना गया, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगाया है तो 1 2 3 4 5 6 ये सब पावर बन जाएंगे। तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ध्यान रखना 1 यूनिट का मान होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट का मान याद रखना। 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब देखो एक क्वेश्चन है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के, आपको किसका मान दिया वोल्टेज का, V का मान कितना है 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर धारा का मान दे रखा है, 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति क्या है, आपसे P पूछ रहा है। अभी मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए थे, एक तो बताया था P बराबर W/T, एक बताया था P बराबर VI, एक बताया था P बराबर I²R, एक बताया था P बराबर V²/R। यहाँ पर देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, VI आ रहा है ना, तो P बराबर आप क्या लगोगे VI। V का मान कितना है 220 इंटू I का मान 0.50, पॉइंट हटेगा नीचे कितना आएगा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 22 को 5 से गुना करो कितना आ जाएगा 110 है। और इसका शक्ति का मात्रा क्या होगा वाट, यानी कितना आंसर आएगा 110 वाट। तो अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है दोस्तों। मैंने इतना बड़ा चैप्टर आपको इतने आसान तरीके से समझाया है। हाँ, ये इसके वीडियो 4-5 हो जाएंगे, लेकिन प्रत्येक पॉइंट को मैंने आपको अच्छे प्रकार से समझाया है दोस्तों। मैंने इतनी मेहनत की है, तो मैं ये मेहनत केवल 100-200 स्टूडेंट के लिए नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ
ये जितने भी वीडियो है ये सभी उन स्टूडेंट तक पहुँचे जो चाहते हैं कि हमारे बहुत ही अच्छे नंबर बने और हम भी सक्सेस हों, हम भी आगे कंपटीशन एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको चुटकियों में सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों, जिनको भी कैलकुलेशन में डर लगता है या जो फिजिक्स वाले चैप्टर होते हैं इनमें डर लगता है तो आसानी से इनको हल कर सकते हैं इन वीडियो को देखकर। तो दोस्तों, मेरे आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट कम से कम 1 या 2 स्टूडेंट को शेयर करो, जिससे क्या है उन सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो धन्यवाद।